नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए थे। बेसिकली जो है दिल्ली एम्स का एग्जाम का लगभग 15 सितंबर को एग्जाम होना लगभग फिक्स है। इस हिसाब से फॉर्म का डेट भी वहाँ पे निकल चुका है, दैट इज 5 to 18 अगस्त। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक यहाँ पे रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी यहाँ पे अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो रिपीटेडली उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग पेन इन ए पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, दर्द का असेसमेंट वहां पे किया जा रहा है। विच इनिशियल स्टेटमेंट और क्वेश्चन विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन एलिसिटिंग इंफॉर्मेशन। असेसमेंट होगा, क्वेश्चन होगा आपका इफेक्टिव एलिसिट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को। द फर्स्ट ऑप्शन इज टेल मी हाउ यू फील। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा क्या कि टेल मी, तुम मुझे बताओ कैसा फील कर रहे हो। पॉइंट टू वेयर यू आर फीलिंग पेन, वो पॉइंट बताओ जहाँ पे तुम्हें पेन फील हो रहा है। डज योर पेन मेडिकल मेडिकेशन रिलीव योर पेन, पेन मेडिकेशन से क्या तुम्हारा दर्द में रिलीव आता है। और कफिंग मेक योर पेन वर्स डजंट इट, कफिंग करने से तुम्हारा दर्द जो है ज्यादा होता है क्या, ऐसा होता है। ये चार क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या आप जो है इनिशियल स्टेटमेंट क्या लेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे जो कि मोस्ट इफेक्टिव होगा इस इंफॉर्मेशन को एलिसिट करने के लिए जब आप अपेंडिसाइटिस के लिए पेन को असेस कर रहे हैं। क्या जवाब आपका यहाँ होना चाहिए। व्हाट शुड बी, फटाफट से जवाब लिखिए। यस, some people are correct. The correct answer is A. The correct answer is A. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ए। ए ऑप्शन लिखा हुआ टेल मी हाउ यू फील। इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमेशा जब भी आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके क्वेश्चन जो है वो कैसे होने चाहिए, ओपन एंडेड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको वहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। दूसरा बी ऑप्शन में पॉइंट टू वेयर यू आर फीलिंग पेन, डज द पेन मेडिकल रिलीव योर पेन और कफिंग मेक्स योर पेन वर्स, ये भी ठीक क्वेश्चंस है। लेकिन पहले ये कि वो पेशेंट क्या फील कर रहा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, है ना, जो कि हमें पता चलेगा कि वो क्या फील कर रहा है उसको वास्तव में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दर्द का दिया हुआ नहीं है। तो और बाकी ऑप्शन जो है ये मान के चल रहे हैं कि उसको दर्द हो रहा है ना, कि पॉइंट करो कहाँ दर्द हो रहा है या रिलीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कपिंग से क्या पेन वर्स होता है। तो पहले ये तो पूछे कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब दर्द का पूछे पहले, फिर दर्द के बारे में आगे पूछे। तो पहले तो ये पूछे कि टेल मी हाउ यू फील, और वो कहता है मैं ठीक हूँ, तो फिर तो इन बाकी क्वेश्चन के कोई जो है मतलब ही नहीं रहा। इसलिए ए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बी सी और डी जो है वो इनिशियल असेसमेंट के अंदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं बन सकते। Next, the nurse is caring for a patient who has just been diagnosed with a terminal illness. Terminal illness मतलब लास्ट स्टेज के अंदर है पेशेंट। द पर्सन सेड टू हर, आई कांट बिलीव दिस आई फील, मैं मतलब विश्वास नहीं कर सकता जो मैं फील कर रहा हूँ अभी। एंड वो पोज हो जाता है। द नर्स अलाउ द पेशेंट टाइम टू गेदर हिज थॉट, व्हाट टाइप ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज दिस, है ना। तो नर्स ने टाइम दिया पेशेंट को अपने थॉट्स को गैदर करने के लिए कि भाई आगे क्या कहना चाहते हो तुम। जैसे उसने बोला आई कांट बिलीव दिस आई फील, और फिर वो रुक जाता है, तो उसको पूरा टाइम दिया सोचने का। तो इस तरह का थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है वो क्या कहलाएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है ना। मरीज का टर्मिनल इलनेस है और इस तरीके का जो है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन है क्लियरिफिकेशन, एम्पैथी, रिफ्लेक्शन और साइलेंस। क्या कहलाएगा ये। केयर कर रही है पेशेंट को टर्मिनल इलनेस पे, मरीज ने बोला कि आई कांट बिलीव दिस एंड आई फील, इतना बोल के वो चुप हो जाता है। तो आपने उसको टाइम दिया पेशेंट को अपने थॉट गैदर करने के लिए, तो जो आपने टाइम दिया वो चीज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में क्या कहलाएगी। क्लेरिफिकेशन, एम्पैथी, रिफ्लेक्शन और साइलेंस। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या है, डी। और डी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइलेंस। तो ये जो आपने टाइम दिया है इसको साइलेंस कहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। चुप रहना, कभी कई बार लाइफ के अंदर चुप रहना सबसे अच्छा आंसर होता है। तो नर्स चुप रही, पेशेंट ने थोड़ी देर सोचा, अपने डाटा गैदर किया और उस बात को कंटिन्यू किया कि वो कैसा फील कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ पूछने का जरूरत नहीं था। तो क्लेरिफिकेशन
जो है उसमें पूछा जाता है, क्लियरिटी मांगी जाती है। एम्पैथी में खुद को उसकी जगह रख के बोला जाता है, और रिफ्लेक्शन में किसी चीज को दोहराया जाता है। तो ये काम यहाँ नहीं किया जा रहा है, उसने पूरा टाइम दिया उस पेशेंट को, तो इसको साइलेंस बोला जाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी, दैट इज साइलेंस। नेक्स्ट है टू मेंटेनिंग ए थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट विद ए पेशेंट एंड हिज फैमिली, द नर्स कैन यूज कम्युनिकेशन टेक्निक सच एज क्लैरिफिकेशन। एन एग्जांपल ऑफ क्लैरिफिकेशन इज, तो ये जो क्लैरिफिकेशन जो टेक्निक काम में ली जा रही है, उस क्लैरिफिकेशन का एग्जांपल क्या है, किसी चीज को क्लियर करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं। हाउ इज इट गोइंग, you say you are not concerned but you have asked me many questions on this same subject. What do you mean when you say, and for now I would like to concentrate on which question। जो है यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसमें ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो क्लैरिफिकेशन कर रहा है, क्लैरिफिकेशन या वैलिडेशन मांग रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड, सी। आप देख समझते हो तो बहुत सिंपल है, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से। ये WH वर्ड वाले जब भी क्वेश्चन किसी सेंटेंस में होते हैं तो ये हमेशा क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, है ना, कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कब कहा बताओ। तो ये क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि तुम इस बात को क्लियर करो। बाकी जो ऑप्शन है ए बी और डी वो क्लैरिफिकेशन या वैलिडेशन के लिए क्वेश्चन नहीं है, है ना, इसमें कहीं क्लियरिटी नहीं मांगी जा रही है। सी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है। कम्युनिकेशन टेक्निक में क्लैरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो सके और सही बात जो है उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है इन द स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइंग एज डिफाइंड बाय एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस। रॉस ने जो स्टेज दी डाइंग की, जिसमें लॉस, ग्रीफ एंड इंटेंस सैडनेस सिम्टम होते हैं, तो वो कौन सी स्टेज है ना, इन द स्टेज ऑफ डेथ, डाइंग की जो डेथ है, दाबदा जो कुबलर रॉस ने दिया था, उसमें जो है लॉस, ग्रीफ एंड इंटेंस सैडनेस जो है वो किसके सिम्टम है। ऑप्शन है डिप्रेशन, डिनाइल, एंगर और एक्सेप्टेंस, है ना, जो स्टेज होती है दाबदा जो रुबलर कॉस ने दी है, दाबदा। और उन दाबदा के अंदर जो डी है इसका मतलब डिनाइल होता है ना, इस डी का मतलब जो है हमेशा ही डिनाइल होता है, यू नो वेरी वेल। ए का मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस है। बी का मतलब यहाँ पे जो है बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग, ये बी से बार्गेनिंग। डी का मतलब यहाँ पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन। और ए का मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस। कोई भी इंसिडेंस, कोई भी क्राइसिस होता है तो सबसे पहले इंडिविजुअल जो है डिनाइल करता, मना करता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस चीज को जो है उसको सॉरी फिर उसको एंगर आता है, ए का मतलब यहाँ पे एंगर है। फिर उसको गुस्सा आता है, एंगर। फिर वो बार्गेनिंग करता है, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उस स्टेज में जो लॉस, ग्रीफ है, उसमें इंटेंस सैडनेस किसका सिम्टम है। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है तो कौन सी स्टेज में होगा, डिनाइल में? नहीं, डिनाइल में सैड नहीं होता, वहां तो मना करता है। एंगर में? एंगर में सैड नहीं होता है, वो गुस्सा आता है उसको। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग में सैडनेस नहीं होती है। तो डिनाइल में सैडनेस है नहीं, एंगर में सैडनेस है नहीं, और एक्सेप्ट करने के बाद में तो कोई सैडनेस है ही नहीं। तो द करेक्ट कुबलर रॉस की उसके अंदर इंडिविजुअल क्या सिम्टम शो करता है, इंटेंस सैडनेस। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, इंटेंस सैडनेस। नेक्स्ट है इन द लेवल ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स एज डिफाइंड बाय अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने बेसिक ह्यूमन नीड को वहां पे डिफाइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज मोस्ट बेसिक, सबसे बेसिक लेवल कौन सा है ना, इब्राहिम मास्लो का। फिजियोलॉजिक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस, और सेल्फ एस्टीम। अगर आपने ये ट्रायंगल देखा हो, और एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक वीडियो भी है जो कि एब्राहम मास्लो की जो है हयाकी के ऊपर बना हुआ है, आप उसको जरूर प्रेफर करें। उसमें सबसे लोअर साइड की जो है ये बेसिक नीड के अंदर काउंट होती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, वेरी गुड, फिजियोलॉजिक नीड। इनको हम क्या नाम देते हैं, फिजियोलॉजिक नीड। ये सबसे बेसिक नीड है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब फिजियोलॉजिक नीड में आता है, ऑक्सीजन वगैरह। इसके बाद में सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, फिर लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस, और फिर सेल्फ एस्टीम आता है। तो ये वन बाय वन स्टेज होती है ना, कि सबसे पहले बेसिक नीड में फिजियोलॉजिकल है, फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस है, फिर सेल्फ एस्टीम है, और फिर सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये स्टेज इस तरीके से चलती है। मास्लो यार्डचिक ने प्रायोरिटी वाइज बोला है यहाँ पे, और यहाँ आपको मोस्ट बेसिक नीड पूछा है, इसलिए जवाब हमेशा क्या बनेगा, फिजियोलॉजिक नीड।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट कॉन्फ्लिक्ट डज द ओल्डर एडल्ट एक्सपीरियंस। डेवलपमेंटल की स्टेज के अंदर ओल्डर एडल्ट के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। ओल्ड एज का पूछा है, 60 साल के बाद की उम्र को ओल्ड एज कहते हैं। इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन और इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। ओल्ड एज ये फिजियो जो है साइको सोशल जो है स्टेज है, उसके अंदर अपने जो एरिक एरिक्सन भाई साहब थे उन्होंने बताया था। और इंटीमेसी और आइसोलेशन जो सबसे पहला ऑप्शन है, इंटीमेसी और आइसोलेशन, ये देखने को मिलता है जो है 25 से लेके 35 साल की उम्र में, जब कोई आदमी मैरिड होता है तो उस स्टेज में। इसको ओल्ड एज नहीं कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा। जनरेबिलिटी और स्टेग्नेशन जो होता है वो 35 से 60 साल की उम्र में देखने को मिलता है, तो ये भी ओल्ड एज में नहीं आता है। ओल्ड एज का एडल्ट का मतलब है 60 साल के बाद की उम्र। और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो होता है वो एडोलसेंट के अंदर आता है, जो की उम्र होती है 12 से लेके 18 साल की उम्र। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं बनेगा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। इंटीग्रिटी दैट इज ईगो इंटीग्रिटी, कि जिंदगी से बहुत खुश आदमी जिसने जो सोचा वैसा जिंदगी में हुआ, इसको ईगो इंटीग्रिटी कहते हैं। और डिस्पेयर का मतलब निराश आदमी, जिंदगी से हारा हुआ थका हुआ आदमी। तो ये जो है स्टेज चलती है 60 साल के बाद में। तो ए बी और सी जो है वो गलत जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। होप सो आप एंजॉय कर रहे हो इन क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जरूर इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, when performing an abdominal assessment the nurse should follow which examination sequence। एब्डोमिनल असेसमेंट में एग्जामिनेशन की कौन सी सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, कौन सी सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन, अस्कल्टेशन इंस्पेक्शन परकशन पाल्पेशन, इंस्पेक्शन अस्कल्टेशन परकशन पाल्पेशन, पाल्पेशन अस्कल्टेशन परकशन इंस्पेक्शन, परकशन पाल्पेशन अस्कल्टेशन इंस्पेक्शन। विच इज द करेक्ट वन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सीक्वेंस एग्जामिनेशन की, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, उसके बाद में सीधा ऑस्कल्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में परकशन और फिर सबसे लास्ट में पाल्पेशन। ऑस्कल्टेशन दूसरे नंबर पे होना जरूरी है और पाल्पेशन सबसे लास्ट में होना जरूरी है। सबसे पहले हमेशा ही इंस्पेक्शन होता है और परकशन उसके बाद में करना होता है, ऑस्कल्टेशन के बाद में। ये जो सीक्वेंस है ये प्रिवेंट करती है बोवल साउंड के अल्ट्रेशन को। फॉर एग्जांपल अगर आपने सीधा पाल्पेशन कर दिया तो उसके बाद में ऑस्कल्टेशन और परकशन का कोई फायदा नहीं है। तो बोवल के साउंड सही से हर हियर हो, सही से सुनाई दे, इसके लिए यही सीक्वेंस बनी हुई है। पहले इंस्पेक्शन करो, फिर सीधा ऑस्कल्टेशन के लिए जाओ, फिर परकशन और लास्ट में जो है पाल्पेशन, क्योंकि पाल्पेशन डीप ऑर्गन का किया जाता है। हालांकि बाकी सारे फिजिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमेन को छोड़ के सबके अंदर सबसे पहले जो है वहां पे इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद में सीधा पाल्पेशन किया जाता है, फिर परकशन और सबसे लास्ट में ऑस्कल्टेशन है। मतलब ये पाल्पेशन जो है वो यहाँ आ जाता है और ऑस्कल्टेशन जो है वो लास्ट में चला जाता है। ये नॉर्मल सीक्वेंस होती है जिसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर ऑस्कल्टेशन, सॉरी परकशन और फिर ऑस्कल्टेशन। जबकि एब्डोमेन में थोड़ा उल्टा हो जाता है, ऑस्कल्टेशन आ जाता है पाल्पेशन की जगह और पाल्पेशन चला जाता है ऑस्कल्टेशन की जगह। ये सीक्वेंस होती है एब्डोमिनल में। और अदर सीक्वेंस के अंदर इंस्पेक्शन पहले होता है और फिर पाल्पेशन आएगा अपना, और फिर हम परकशन करते हैं और सबसे लास्ट में ऑस्कल्टेशन करते हैं। ये सीक्वेंस रहती है बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, ए सी और डी जो है वो गलत जवाब है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़े हैं। ये कुछ जो है प्रिंसिपल से संबंधित क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हमने यहाँ पे मास्लो यार्ची को भी लिया, हमने कुबलर रोस को भी लिया, हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन को भी लिया, हमने यहाँ पे जो है फिजिकल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस भी पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं, तो सारी क्वेश्चन को आप रिपीटेडली पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें कि आपको वीडियो कैसा लगा। है ना, आप अगर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालते हैं तो हम ये समझते हैं कि वास्तव में आपने वीडियो को बड़े दिल से और बड़े मन से देखा है। और इसके अलावा एक काम जरूर करें, जो कि आप लोगों का बेसिक एथिक्स कहता है, आपका बेसिक प्रिंसिपल कहता है, आपकी ऑनेस्टी कहती है कि इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए। इससे क्या होने वाला है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि मैक्सिमम लोग अपनी इस मेहनत का फायदा उठा के अपने भविष्य के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। और हम इनडायरेक्टली ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिन लोगों की मदद जो है हम चाह के भी शायद ना कर पाए। करके देखिएगा एक बार, बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत।